सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रूप सिंह चंदेल जी द्वारा रचित कहानी अंधेरी गुफा। सायरन के चिंघाड़ने के साथ ही फैक्ट्री के तीनों गेट खुल गए और दिन भर की थकान चेहरे पर ओढ़े कर्मचारियों की साइकिलें सड़कों पर दौड़ने लगीं। फैक्ट्री के मेन गेट के सामने 3 ढाबे थे, जिनके पीछे शाम के समय सब्जी और फल वालों का छोटा सा साम्राज्य फैल जाता था। वहीं कुछ दिनों से बिसातियों और कपड़ा वालों की दुकानें भी सजने लगी थी। वर्षों से जहां चैतू चमार अपनी दुकान जमाता आ रहा था, अब वहां अनिल बाली के लड़कों की अंडों और डबल रोटी की दुकान दिखाई देने लगी थी। अनिल बाली की दादागिरी से लड़ सकने में असमर्थ चैतू सड़क के उस पार पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगा था। फैक्ट्री छूटने के बाद वहां असंख्य सिर ही सिर दिखाई देते थे। सब्जी, फल और अन्य सामान बेचने वालों और खरीदारों के मिले जुले स्वर वातावरण में लहराने लगते थे। दिन भर घरों में अलसाई पड़ी रहने वाली गृहिणियों के समूह भी उसी समय वहां खरीदारी करने के बहाने अपनी बोरियत मिटाने आ जाते। लगभग आधा घंटे के शोरगुल के बाद बाजार शांत हो जाता। सोमदत्त शर्मा तभी कुछ खरीदना पसंद करता। भीड़ से वह घबराता था, इसीलिए फैक्ट्री छूटने के बाद देर तक वह वर्कशॉप के अपने केबिन में बैठा रहता और जब बाहर आता बाजार खाली हो चुका होता था। उस दिन सब्जी खरीद कर जब वह घर पहुंचा, रेनू और रिंकू की शिकायती आवाजें एक साथ सुनाई पड़ी। पापा कितनी देर कर देते हैं आप, देखो ना वो अंकल तो न जाने कब आ गए थे। दोनों सामने सड़क के उस पार मकान में रहने वाले वर्मा जी के बारे में हाथ से इशारा करके बता रहे थे। कल से ऐसा नहीं होगा, मैं भी जल्दी आ जाया करूंगा। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते, आप रोजाना यही कहते हैं और फिर भी देर से आते हैं। घूमने जाने में हमें देर नहीं हो जाती? रेनू ने मुंह बनाकर कहा तो मुस्कुराकर उसने उसे प्यार किया और घर के अंदर चला गया। दोनों बच्चे उसके पीछे चले आए। उसके सोफे पर बैठने के साथ ही आया चाय ले आई। पापा अभी आप चाय पियेंगे? रिंकू बहन की ओर देखते हुए तुतलाकर बोला। दीदी आओ हम चलें। उसने उसे खींचकर सोफे पर बिठा लिया। चाय पीकर चलते हैं बेटे, बस 1 मिनट। दोनों बच्चों की नजरें कप में चाय देखने लगी कि कब खत्म होगी और उनकी नजरें सुनीता को खोज रही थी। आज भी अभी तक नहीं आई। उसका मन खिन्न हो गया। उसने जल्दी से कप खाली किया और बच्चों को लेकर पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क दूधिया प्रकाश में नहाया पड़ा था। पार्क के बीच में स्थित गांधी की सफेद संगमरमर की मूर्ति के ऊपर भी एक दूधिया लट्टू लटक रहा था, जिसे टकराकर हजारों पतंगे अपनी आहुति दे चुके थे और कितने ही देने के लिए मंडरा रहे थे। कस्बे नुमा उस छोटी सी बस्ती में जहां केवल फैक्ट्री कर्मचारी ही रहते थे, वही एकमात्र पार्क था जहां शाम होते ही लोग सिमटने लगते थे। अक्टूबर के महीने में खासी चहल पहल रहती, क्योंकि उन दिनों वहां मौसम सुहावना होता था। कुछ दंपत्ति घंटा आध घंटा आकर बैठते और कुछ थोड़ी देर चहलकदमी करके चले जाते, लेकिन बच्चे तब तक उछल कूद करते रहते जब तक कि चौकीदार उन्हें निकालने के लिए नहीं कहता। चौकीदार प्रायः 10 बजे रात के आसपास आकर सभी को भगा दिया करता था। कुछ दिन पहले तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से एक दिन आधी रात के बाद पार्क की दीवार और गुलाब के पौधों के बीच 2 युवा आत्माओं को अंधेरे का लाभ उठाते 2 चौकीदारों ने रंगे हाथों पकड़ा, तब से सिक्योरिटी अफसर का सख्त आदेश हो गया कि कोई भी रात 10 बजे के बाद पार्क में ना रुकने पाए। सोमदत्त एक बेंच पर बैठ गया। दोनों बच्चे लॉन में खेलने लगे। पास में ही बच्चों का एक झुंड खेल रहा था और कुछ दूरी पर 3 जोड़े बातों में मशगूल थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक जोड़ा उठा और हंसते हुए हाथ में हाथ डाले गेट की ओर बढ़ने लगा। सोमदत्त उन्हें जाता देखता रहा। उसे लगा कि जाने वाला जोड़ा उसका और सुनीता का था। ऐसे ही तो उन दोनों ने प्रारंभिक दिनों में कितनी ही शामें मेरठ के पार्कों में गुजारी थी। वह अतीत में खोने लगा। इससे उसके खिन्न मन को सुकून भी मिल रहा था। उसने एक दृष्टि बच्चों पर डाली। वे खेल रहे थे। सुनीता से उसका परिचय एक विचित्र संयोग था। उस कस्बे नुमा छोटी सी जगह में एकमात्र सरकारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बनकर आए उसे केवल 4 महीने ही बीते थे कि अकस्मात वह बीमार पड़ गया। 4 दिनों तक फैक्ट्री अस्पताल में उसका इलाज होता रहा,
लेकिन वहां ठीक होने की संभावना ना देख मेडिकल ऑफिसर ने उसे मेरठ के प्यारेलाल हॉस्पिटल भिजवा दिया। देखभाल के लिए उसने गांव से मां को बुला लिया था। प्यारेलाल अस्पताल में वह 13 दिन रहा। यहीं उसकी मुलाकात सुनीता गुप्ता से हुई थी। सुनीता वहां नर्स थी। सुनीता की तीक्ष्ण गोल बड़ी बड़ी आंखें, सलोना गोल चेहरा, सुडौल देह यष्टि और मधुर स्नेहिल व्यवहार ने सोम के भावुक मन को इस प्रकार बांधा कि अस्पताल से जाने और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह प्रायः प्रति रविवार को मेरठ जाकर सुनीता से मिलने लगा था। रविवार को सुनीता की ड्यूटी होती थी, इसलिए उसे उससे मिलने में कभी कठिनाई ना होती। सुनीता के अस्पताल से छूटने के बाद दोनों पार्क में घूमते, पिक्चर देखते, कैंट की साफ सुनी सड़कों पर चहलकदमी करते। कभी कभी सुनीता उसे स्टेशन छोड़ने भी जाती। जल्दी ही सोमदत्त सुनीता के साथ गृहस्थी बसाने के स्वप्न देखने लगा। उसने एक दिन उसके सामने प्रस्ताव रखा तो वह तुरंत ही तैयार हो गई। माँ उन दिनों उसके साथ ही थी। उसने माँ से बात की। सुनकर माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खरी खोटी सुनाती हुई वह बोली, कुलच्छी, यही दिन देखे खाते तोह का जन्मा रहे। कहाँ वो बनियाइन और कहाँ हम खरे ब्राह्मण। याद रख सोम, अगर ऊ कलमुई का तू ब्याह के घर लाई तो मैं समझियो कि तोह का जन्मा ही नहीं, कांकर पत्थर जन्मा रही। माँ का चेहरा आंसुओं से भीग गया। शब्द लड़खड़ाने लगे तो आंचल मुंह पर रखकर वे फूट फूट कर रोने लगी थी। सोमदत्त घबरा उठा था। उसे यह उम्मीद तो थी कि माँ विरोध अवश्य करेंगी, लेकिन यह आशा भी थी कि समझाने से मान भी जाएंगी। माँ के आंसू थमने पर उसने उन्हें फिर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। चीख कर बोली थी, तू कल ही हमरे जाए की तैयारी कर दे। अब हम यहाँ एक दिन ना रहब, और कान खोली के सुन ले। अगर तू ओही से ब्याह की ने तो घर माँ कदम रखे के हिम्मत ना की ने। उस दिन माँ ने खाना भी नहीं खाया था और दूसरे दिन बिना कुछ खाए पिए गांव चली गई थी। जाते समय वह इतना अवश्य कह गई थी कि यदि सोम उस लड़की से शादी करेगा तो घर वाले उसकी कमाई की फूटी कौड़ी भी लेना पसंद न करेंगे। सोम के लिए यह सबसे बड़ी सजा थी। जिन माँ बाप ने उसे पेट काट कर पढ़ाया वे उससे कुछ न लेंगे और बुढ़ापे में कष्ट कर जीवन बिताएंगे। माँ के जाने के बाद वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा कितनी ही देर तक बैठे माँ, पिता, छोटे भाई और सुनीता के बारे में सोचता रहा था। अंततः उसने निर्णय किया था कि वह सुनीता से मिलने कभी नहीं जाएगा। 2 रविवार वह गया भी नहीं, लेकिन तीसरा रविवार आने से पहले ही उसे सुनीता का पत्र मिला, जिसने उसे निर्णय बदलने के लिए विवश कर दिया था। वह सुनीता से मिला तो उसके कुंभलाए चेहरे को देखकर विचलित हो उठा और सोचने लगा, जो सुख वह सुनीता के साथ रहकर पा सकता है, क्या वह घर वालों द्वारा थोपी गई किसी ग्रामीण पत्नी के साथ रहकर उसे मिल सकेगा? और उस क्षण उसने निर्णय कर लिया कि वह सुनीता के साथ ही विवाह करेगा। देखेगा कब तक घर वाले उससे खर्च न लेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में उसने कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात की सूचना भी उसने घर वालों को दे दी, लेकिन घर वालों की कोई प्रतिक्रिया उसे नहीं मिली। उसने भी मेरठ शिफ्ट कर लिया और साकेत में किराए पर 2 कमरे लेकर रहने लगा। फैक्ट्री पहुंचने के लिए उसे दैनिक यात्री बनना पड़ा। सुबह की गाड़ी से फैक्ट्री जाकर मेरठ शटल से रात देर तक वह घर पहुंचता था। फिर भी सुनीता को पाकर प्रसन्न था, लेकिन उसकी प्रसन्नता को पहला आघात तब लगा जब पिताजी के नाम भेजा हुआ मनी ऑर्डर वापस लौट आया। पीछे से उनका एक पोस्ट कार्ड भी आया, जिसमें कुछ शब्द पिताजी ने टांग दिए थे। भविष्य में धनादेश न भेजा जाए, स्वीकार ना होगा, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। सोम झटपटा कर रह गया। वह छटपटाहट शांत भी ना हुई थी कि उसे एक और आघात लगा। शादी को महीना भी न बीता था कि उसे एक दिन ज्ञात हुआ कि सुनीता गर्भवती है। 2.5 महीने का गर्भ है उसे। जोर देकर पूछने पर सुबकते हुए सुनीता ने बताया, सोम मैं कुछ ना कर सकी थी। उस भेड़िए डॉक्टर कौशिक के सामने, जिसने अकेले में पाकर मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया था, उस दिन पहली बार मैं नाइट ड्यूटी में थी। तुमने यह सब छुपाया क्यों? उत्तेजित स्वर में वह बोला था। सोम मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि बताकर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। बताकर मेरे हृदय में तुम्हारा महत्व और अधिक बढ़ जाता सुनीता। न बताकर तुमने अच्छा नहीं किया। सोम कहीं खो गया था, नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे केवल इस बात का दुख था कि सुनीता ने इस बारे में उसे बताया नहीं। वह जब भी सोचता कि जिस सुनीता के लिए माता, पिता, भाई सब छूट गए, उसने ही उसका सिर चकराने लगता। वह चुप रहने लगा। सुनीता उसकी स्थिति भांप गई थी, वह भी चुप रहने लगी थी।
1 सप्ताह चुप्पी में व्यतीत हो गया। एक दिन जब वह रात घर पहुंचा, सुनीता पलंग पर लेटी कराह रही थी। उसे देखते ही बोली, उस पाप से आज मुक्त हो गई हूं सोम, अब तो मुझे माफ कर दो। सुनीता के भीगे स्वर ने उसे विगलित कर दिया। उसके सिरहाने बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए वह बोला, सुनीता, गलती इंसान से ही होती है, किंतु उसे छुपाकर मनुष्य स्वयं अपनी ही नजरों में गिर जाता है। विगत में जो कुछ हुआ वह उस डॉक्टर की हिंस पशु प्रवृत्ति या तुम्हारी अनजान त्रुटि का परिणाम था। मैं उसे भुलाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम्हें अब ऐसे खराब वातावरण में नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्षण भर सोचने के बाद सुनीता ने केवल इतना ही कहा था, शायद। शादी के बाद सोम न केवल अपने परिवार से कट गया था, बल्कि रिश्तेदारों ने भी उससे संबंध तोड़ लिए थे। सामाजिक गतिविधियां समाप्त प्रायः हो गई थी। मेरठ में वह किसी से मित्रता न कर पाया था। फैक्ट्री के ही कुछ लोग थे जिनके यहाँ कभी आना जाना हो जाता था। फिर सुनीता के घर वाले और उसके अस्पताल के कुछ लोग थे, लेकिन वह बहुत कम इन लोगों के यहाँ जाता। छुट्टियों में वह प्रायः घर में ही पड़ा रहता। वह प्रायः सुनीता के बारे में सोचता। घूम फिर कर एक बात उसे मथती रहती, सुनीता क्या वास्तव में डॉक्टर द्वारा बलात् हवस का शिकार बनी थी, या वह इस विषय में जितना सोचता उतना ही परेशान होता। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुनीता को वह नौकरी नहीं करनी चाहिए। इस विषय में उसने जब भी बात चलानी चाहिए, सुनीता प्रसंग बदल कर दूसरी बातें करने लगती। यह स्थिति उसके लिए बेहद तकलीफ देह होती। आखिर एक दिन उसने स्पष्ट रूप से कहा, सुनीता, तुम्हें यह नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बात बीच में ही काटकर सुनीता बोली, सोचो सोम, आजकल महंगाई के समय में नौकरी छोड़ना क्या बुद्धिमानी होगी? हाँ, एक बात हो सकती है। क्षण भर के लिए रुकी थी सुनीता। तुम फैक्ट्री अस्पताल में मेरे लिए जुगाड़ बनाओ, मैं यहाँ से छोड़ दूंगी। तुम्हें भी डेली पैसेंजरी से मुक्ति मिल जाएगी। देर तक सोमदत्त के चेहरे पर कुछ पढ़ने का प्रयत्न करती हुई वह आगे बोली थी, सच बात तो यह है डियर कि मुझे मरीजों की सेवा करने में आनंद भी आता है और सुकून भी मिलता है। सुनीता नौकरी नहीं ही छोड़ेगी, यह बात सोमदत्त भली भांति समझ गया था। उसी क्षण से सुनीता के प्रति उसके मन में अनेक विचारों ने आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया था। प्रकट रूप में वह कुछ नहीं कह सका, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा और उसी परेशानी में 3 वर्ष बीत गए। वह एक बेटी और एक बेटे का पिता बन गया। बच्चों की देखभाल के लिए उसने एक आया रख ली। आया निराश्रिता थी, इसीलिए उसी के यहाँ रहने लगी। बच्चों के लिए वह अधिक से अधिक समय देना चाहता, लेकिन दैनिक यात्रा के कारण संभव न था। सुबह 6 बजे घर से निकलकर वह रात 8:30 बजे 9 बजे से पहले कभी घर नहीं पहुंच पाता था। तब तक बच्चे सो चुके होते थे। वह सोचता, यदि सुनीता नौकरी छोड़ दे तो वह फैक्ट्री एस्टेट में जाकर रह सकता है, लेकिन वह सोचकर ही रह जाता। दोबारा कभी सुनीता से कह नहीं सका। लेकिन फैक्ट्री एस्टेट में रहने की उसकी इच्छा सुनीता ने ही पूरी कर दी। उसे तब ज्ञात हुआ जब एक दिन सुनीता ने फैक्ट्री अस्पताल से सीनियर नर्स के पद के लिए आया इंटरव्यू लेटर उसे दिखाया। यह सब कैसे हुआ वह समझ नहीं पाया, केवल चेहरे पर जिज्ञासा के भाव लाकर रह गया। सुनीता शायद उसका आशय समझ गई थी। बोली, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। वह कहना चाह रहा था, यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन चुप ही रहा था। तुम्हारे जनरल मैनेजर है ना, क्या नाम है? सुनीता बोली, हाँ, दत्ता साहब। पिछले महीने मेरे अस्पताल में 15 दिनों तक रहे थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मेरी ड्यूटी उनके पास थी। एक दिन उनका मिजाज ठीक समझकर मैंने तुम्हारा जिक्र कर फैक्ट्री अस्पताल के लिए अपने बारे में बात की तो बोले एप्लीकेशन दे दो, देखूंगा। मैंने उसी समय ऑफिस में टाइप करवाकर एप्लीकेशन उन्हें दे दी थी। इंटरव्यू लेटर सोम के हाथ से लेती हुई वह बोली, मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा। सारा विवरण सुनकर सोम स्तब्ध रह गया था। कुछ देर बाद सधे शब्दों में बोला, सुनीता, एक बार फिर सोच लो। अब तुम्हारा नौकरी करना, तुम्हें बच्चों के लिए भी तो सोचना चाहिए। सोम, तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए विवश मत करो। इतने दिनों तक नौकरी कर लेने के बाद मैं अब घर में कैद होकर नहीं रह सकती, और फिर इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देने के लिए तुम कह रहे हो। यदि मुझे यह नौकरी मिल गई तो क्या तुम दैनिक यात्रा से मुक्ति ना पा जाओगे? सुनीता, फैक्ट्री अस्पताल का वातावरण बेहद घृणास्पद है। प्यारेलाल अस्पताल जैसे कई डॉक्टर कौशिक हैं वहां पर, और जनरल मैनेजर दत्ता बदमाश, धूर्त और लंपट है। तुम समझती क्यों नहीं? आगे वह कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह सका। उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? भाड़ में जाए दत्ता,
और मुझे वहां के डॉक्टरों की परवाह नहीं। इस बार सोम अपने क्रोध के ज्वार को रोक नहीं पाया, चीख कर बोला, तुम इंटरव्यू देने नहीं जाओगी। और वह इंटरव्यू लेटर लेने के लिए झपटा, लेकिन सुनीता शायद पहले से ही सतर्क थी। लेटर चोली के अंदर डालकर बोली, तो सुन लो सोम, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सोम होंठ भींचकर आग्नेय दृष्टि से उसे देखता खड़ा रह गया था। क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था और सुनीता बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही थी, सोम को देखती हुई। क्रोध शांत होने पर सोम ने सोचा था, आखिर मैं क्यों सुनीता पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा हूं? इसीलिए ना कि मैं उस घटना को भूल नहीं पाया, इसीलिए ना कि मेरी सोच भयानक रूढ़िवादी है। क्या उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं? एक गलती की सजा यह तो नहीं हो सकती कि वह अपनी स्वतंत्रता किसी के कहने से नष्ट कर दे। लेकिन अस्पतालों का वातावरण, फिर बच्चों का प्रश्न। बच्चों के बारे में सोचते ही यह सोच पुनः कुलबुलाने लगी, सुनीता को बच्चों के लिए नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सुनीता ने इंटरव्यू दिया और चुन ली गई। वे फैक्ट्री एस्टेट में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब सोम ऐसा महसूस करने लगा कि वहां पहुंचकर सुनीता उसकी कुछ अधिक ही उपेक्षा करने लगी थी। एक दिन जब अस्पताल से छूटने के 1.5 घंटे बाद सुनीता घर पहुंची, तब क्रोध में उफनते हुए उसने प्रश्नों की बौछार कर दी। क्यों देर से आई? कहाँ रही अब तक? आदि आदि। अस्पताल में काम अधिक था, कहती हुई सुनीता दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन इस उत्तर से सोम संतुष्ट नहीं हुआ। सुनीता के पीछे वह उस कमरे में जा पहुंचा और कुरेद कर फिर पूछने लगा कि इतनी देर तक वह कहाँ रही। लेकिन सुनीता बिना उत्तर दिए कपड़े बदलती रही। सोम के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसका क्रोध सीमाएं लांघ चुका था और पहली बार उसने सुनीता पर हाथ उठाया। सुनीता शायद पहले से ही यह समझ रही थी। उसने सोमदत्त का हाथ पकड़ लिया और चीखती हुई बोली, मेरे पैरों पर बेड़ियां डालने की पुरानी पुरुष मानसिकता से ऊपर उठो सोम। मैं देर से आती हूँ या जल्दी, मैं कहाँ जाती हूँ और किसके साथ जाती हूँ, आज के बाद कभी मत पूछना। तुम्हें महीने के अंत में मेरे वेतन से मतलब है, बस वह मिलता रहेगा। और रहा प्रश्न बच्चों का, तो वे केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है। बिफरी शेरनी सी सुनीता कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रही। गेट लॉस्ट, यह मेरा कमरा है, आज के बाद इस कमरे में कदम नहीं रखना, ओके? सोमदत्त अवाक था। उसकी गर्दन झुक गई थी और शिथिल तन मन वह उस कमरे से बाहर निकल आया था। बच्चे और आया सहमे से उसे देखते रहे थे। उसने रोशनी बंद की थी और चारपाई पर ढह गया था। रात बहुत देर तक वह सो न सका। सोचता रहा था अपने 5 वर्षीय वैवाहिक जीवन के बारे में, जिसमें प्रारंभिक कुछ दिन ही अच्छी तरह बीते थे, लेकिन बाद में सुनीता से वह धीरे धीरे कटता चला गया था। डॉक्टर कौशिक प्रकरण के प्रति उसने सुनीता के सामने सहजता अवश्य प्रकट की थी और भूल जाने की बात भी कही थी, लेकिन उसके बाद वह कभी भी उसके प्रति सहज नहीं हो पाया। वह सदैव शंकाओं की अंधेरी गुफा में ही भटकता रहा। जब जब निकलना चाहा तब तब नौकरी न छोड़ने के लिए सुनीता के निर्णय ने उसे वहीं ढकेल दिया और आज इसी कारण वह उस पर हाथ उठा बैठा। परंतु अब वह महसूस कर रहा था कि उसका इस प्रकार क्रोध में पागल हो जाना ठीक न था। हो सकता है सुनीता को अस्पताल में काम रहा हो, लेकिन यदि काम अधिक था और वह देर से घर पहुंच रही थी तो उसे फोन करके बता तो सकती थी। उसने करवट बदली और सोचने लगा, संभव है कोई सीरियस केस आ गया हो और उसे फोन करने का मौका ही ना मिला हो। यही सब सोचते सोचते वह सो गया। उस दिन से सुनीता और उसके बीच संवाद बिल्कुल बंद हो गया। वह केवल बच्चों से बोलता, उनके साथ खेलता और आवश्यकता की चीजें आया से मांग लिया करता। दिन भर फैक्ट्री के काम में अपने को बेहद व्यस्त रखता। शाम को बच्चों को लेकर टहलने निकल जाता और लौट कर खाना खाकर सो जाता। बस यही दिनचर्या हो गई थी उसकी। पापा घर चलो, रेनू की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। घड़ी देखी 9:30 बज रहे थे। पार्क में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ओ बेटा, वह कहना चाह रहा था कि बहुत देर हो गई, लेकिन बात बीच में ही रोक ली और बच्चों की उंगली पकड़कर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने आया को परेशान देखा। समझ गया कि सुनीता अभी तक घर नहीं पहुंची। यह कोई पहली बार तो था नहीं। यह सब जानते हुए भी आया ऐसे ही परेशान होती है। कितना सरल हृदय पाया है इस बुढ़ी आत्मा ने। जितना इसे सुनीता से लगाव है उतना ही उससे और बच्चों से है। यही सोचता हुआ वह कमरे की ओर कपड़े बदलने के लिए बढ़ा, लेकिन वह दरवाजे तक ही पहुंच पाया था कि आया की डूबी आवाज सुनाई दी, बाबूजी, बीबी जी। वह मुड़ गया। उसने देखा आया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके कुछ पूछने से पहले ही आया फिर अस्फुट स्वर में बोली, बाबूजी, बीबी जी अस्पताल में,
आया की हिचकियां बंद गईं। क्या हुआ बीबी जी को? कुछ देर तक हिचकियां लेने के बाद आया बोली, बाबूजी 3 जन आए रहे अस्पताल से। आया की बात समाप्त होने से पहले ही वह बोल पड़ा, क्यों आए थे वे? बीबी जी को हार्ट अटैक। क्या? सुनीता को हार्ट अटैक? वह चीख उठा। हाँ बाबूजी, हालत ज्यादा खराब है, शायद दिल्ली ले जाना है। आया को रोता देखकर बच्चे सहमे से पास आ गए थे। बात के कुछ कतरे रेनू के कान में चले गए थे। कुछ उससे और कुछ आया को देखकर वह मम्मी मम्मी कहती हुई जोर से रोती हुई सोम से चिपट गई। रिंकू भी चुप न रह सका, सुबकने लगा। वह जड़वत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी आया बोली, बाबूजी आप अस्पताल जाइए जल्दी। वह चौंका था। रेनू को पुचकारते हुए कमरे में गया, अलमारी से रुपए निकाले और आया से बोला, बच्चों को संभालना। वह कुछ और भी हिदायत देना चाहता था लेकिन गला रुंध सा गया था उसका। बिना कुछ बोले ही बच्चों की पीठ थपथपाकर वह बाहर निकल गया। उस समय सड़क सुनसान थी। गांधी पार्क तक धीरे धीरे वह इस आशा से चलकर गया कि शायद कोई रिक्शा वाला दिखाई पड़ जाए, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। केवल पार्क का चौकीदार गेट के पास बैठा बीड़ी फूंक रहा था। सोमदत्त अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद वह दौड़ने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।